हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रजानता साहू एवरी टाइम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके फीस का क्लास थर्ड लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एवरी टाइम्स ग्रुप के ये हमारे टीचर्स हैं, आप इनसे इनसे पढ़ सकते हैं। देन फिर से एक बार आपका स्वागत है एग्री वेरियस में। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के तत्व। तो मौसम के तत्व में सबसे पहले हम समझेंगे कि मौसम आखिर होता क्या है। मौसम समझें तो जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में जो कम टाइम पे जो हमारे वेदर में चेंजेस होते हैं, मतलब जो हमारे वायुमंडल में जो बदलाव होते हैं एकदम कम टाइम पे। जैसे कि अभी धूप निकला था, थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, बारिश बंद हो गई, फिर धूप निकल आया, फिर मान लीजिए बादल छा गए। तो इस तरह के जो बदलाव हमारे वायुमंडल को देखने को मिलते हैं कम टाइम पे, तो हम उसे कहेंगे कि ये मौसम कहलाएगा। मतलब कि प्रतिदिन डेली में जो जो हमारे वायुमंडल में जो चेंजेस देखने को हमको मिलता है उसे हम मौसम कहेंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि को संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मतलब कि प्रतिदिन डेली में जो हमारे वायुमंडल में जो भी बदलाव होते हैं कम टाइम पे, उसे हम क्या कहेंगे, मौसम। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं। तापमान मतलब टेम्परेचर और आर्द्रता मौसम के अन्य घटक हैं। इसको मैं तापमान और आर्द्रता डिटेल से अभी आगे आपको बताऊंगी। इसमें जैसे कि ये लिखा है, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। मतलब मौसम में जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे है और सूर्य मतलब गर्म गैसों का एक विशाल गोला है, और सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे है। और उसमें इतनी ज्यादा मतलब ऊष्मा इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जन शक्ति मतलब उसमें होती है सूर्य में, कि इतना दूर होने के बावजूद भी हम उससे ऊष्मा और प्रकाश का प्राथमिक स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। मतलब कि इतना दूर होने के बावजूद भी उससे हमें इतनी ऊष्मा और प्रकाश मिलती है, जो कि हमारे मौसम में चेंजेस लाता है। पृथ्वी के तल क्षेत्रों में समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा को किसी स्थान पर मौसम की निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि हाँ, सूर्य की वजह से मतलब कि हमारे मौसम में चेंजेस होते हैं। और हमारे जो भी मौसम में चेंजेस होते हैं वो कौन से स्फीयर में होते हैं, अभी मैंने आपको कल ही बताया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि जितने भी मौसम में हमारे बदलाव होते हैं कौन से स्फीयर के अंदर होते हैं। तो इसको आप लोग बताइएगा कि कौन से स्फीयर के अंदर ये सारी चीजें बदलती हैं। मतलब कौन से मंडल के अंदर ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होती हैं। फिर यदि हम समुद्र के समीप रहते हैं तो समुद्र के समीप और रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में काफी भिन्न होता है। मतलब कि वहाँ का वेदर चेंज होता है। अब मैंने इस फोटो को मैंने मेंशन किया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। जो देखिए, ये है सूर्य, और सूर्य के जो किरणें हैं ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा में सीधा डायरेक्टली जाता है। आई होप इतना समझ गए होंगे कि जो सूर्य की जो लाइट है, प्रकाश है, वो भूमध्य रेखा में या विषुवत रेखा में डायरेक्टली यहाँ से पहुंचता है। और ये जो कर्क रेखा है ये हमारे उत्तर में होता है, और मकर रेखा जो है ये दक्षिण में। फिर देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो हल्की झुकी सी हुई है। मतलब कि 23
23.5 डिग्री, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, तो जो उसकी मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादातर समय में तिरछा चमकता है। और जब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गति करती है, तो कुछ हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है और कुछ जो हिस्सा रहता है वो सूर्य के पीछे रहता है। जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है, आगे आता है, वहां पे दिन होता है, और जो सूर्य के पीछे जो वाला पोर्शन चला जाता है वहां पे रात होती है। इसलिए मतलब दिन और रात होते हैं। फिर जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते रहती है, तो उससे हमारे मतलब कि सीजन में चेंजेस होते हैं, मतलब कि ऋतु परिवर्तन होता है। जब सूर्य करीब रहता है तो वहाँ पे ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है, मतलब वहाँ धूप ज्यादा पड़ता है। और जब सूर्य हमसे दूर चला जाता है तो ठंडी होने लगती है, मतलब कि शीत ऋतु चलने लगती है। जो 22 दिसंबर है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के बाद जो हमारा सूर्य है वो उत्तरायण हो जाता है, और 21 जून के बाद 22 दिसंबर को उत्तरायण, और 21 जून के बाद कर्क रेखा में सीधा तौर पर चमकता है। मतलब 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा में सीधी तौर पर हमको चमकते हुए दिखाई देता है। इसके बाद जो सूर्य है वो दक्षिणायन रेखा में होने लगता है। फिर वर्ष भर में जितने साल भी होते हैं, वर्ष भर में सीधी जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश जाता है, वो सीधा हमारे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ये है हमारी भूमध्य रेखा। इतना तो समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। अब हम समझेंगे इसके आगे। इतना समझ में आया होगा कि दिन रात क्यों होता है, और 21 मार्च को जो दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी ऋतुएं मेंशन कर दी हैं, इसके नाम और इसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं। अब देखेंगे वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। जो हमारी जो वर्षा होती है उसे वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए एक कोप लगी रहती है, मतलब कि एक कॉपी टाइप से लगी रहती है वर्षा को जल को एकत्रित करने के लिए। फिर उससे वो उसको वर्षा के जल को मेजर कर लेती है। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसमी शब्द से हुई है। फिर है वायुमंडलीय अल्पकालीन अवस्था का अध्ययन मौसम कहलाता है। मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कम टाइम पे जो चेंजेस होते हैं, जो सिचुएशन होती हैं, उसके अध्ययन को हम मौसम कहते हैं। किसी स्थान पर वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसमों का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कि कोई अगर पर्टिकुलर कोई प्लेस है, तो एक वर्ष में हम विभिन्न प्रकार के मौसम का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब एक साल के अंदर हम बहुत सारे मतलब मौसम को वहाँ पे एक्सपीरियंस कर लेंगे कि यहाँ का वेदर ऐसा है। फिर मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। मतलब मानसून के बारे में सबसे पहले अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। फिर हम समझेंगे कि मौसम के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर में सबसे पहले देखेंगे कि तापमान क्या होता है। तापमान मतलब कि किसी स्थान का मतलब कि वो गर्म है कि ठंडा है, ये सबको मतलब कि मेजर किया जाता है। तो तापमान को 4 टाइप से मेजर किया जा सकता है: सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रैंकिन। सेल्सियस को सी से दर्शाते हैं, और केल्विन को के से, और फ़ारेनहाइट को एफ से, और रैंकिन को आर ए से। और जो तापमान का एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। सीधा तापमान में हम गर्माहट या ठंडक को मापते हैं। इतना समझ में आया होगा तापमान। फिर वर्षा तो सभी को मालूम होगी।
फिर देखेंगे कि वायु दाब। अब इसको अच्छे से समझिएगा कि वायु दाब आखिर होता क्या है। तो देखेंगे कि वायु दाब की अगर हम बात करें तो यह मतलब वायु के भार को बताता है। जो वायु के कण होते हैं पास पास में आ जाते हैं, जो वायु के कण जो होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं, तो उससे मतलब वायु दाब हमारा पता चलता है। वायु दाब निर्भर करता है, वायु दाब है जो निर्भर करता है तापमान। यदि तापमान अधिक है तो प्रेशर मतलब वायु दाब कम होगा, और यदि तापमान कम है तो वायु दाब अधिक होगा। इसी को मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताना चाहूंगी। यदि टेम्परेचर मतलब तापमान अगर अधिक है तो वायु दाब का जो प्रेशर है वो कम होगा, यदि तापमान कम है तो वायु दाब का प्रेशर अधिक होगा। हमेशा मतलब कि वायु है जो वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती है, और हमेशा हवा कम तापमान से अधिक की ओर बढ़ती है। आई होप आपको वायु दाब समझ में आया हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्द्रता। आर्द्रता आखिर क्या होती है। तो आर्द्रता में हम समझेंगे कि वायुमंडल में आर्द्रता मतलब कि होता क्या है। तो जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। मतलब कि जो पानी होता है वाष्प होकर जब ऊपर जाता है तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। तो सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आर्द्रता उसे बोलते हैं जो हवा में जो मतलब मौजूद होता है जल वाष्प, उसे हम कहते हैं आर्द्रता। हवा में मौजूद जो जल वाष्प होता है वाटर वेपर, उसको हम बोलेंगे आर्द्रता। आई होप शायद आपको आर्द्रता समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हवा में जो जल वाष्प मौजूद होता है उसे हम कहते हैं आर्द्रता। फिर इसके बाद देखेंगे पवने मतलब कि हवा। ये सब मतलब कि मौसम के एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं। फिर देखेंगे भारत की ऋतुएं। तो ऋतु में भारत में जो हमारा भारत है ऋतुओं को छह नामों में बांटा गया है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेन सीजन, ऑटोमन सीजन, हेमंत सीजन, विंटर सीजन। इसको मंथ्स में भी डिवाइड किया गया है कि इतने महीने से इतने महीने तक ये ऋतु है, इतने महीने से इतने महीने में ये सीजन चल रहा है। ये आप इसको देख लीजिएगा। फिर देखते हैं कि जिसमें मौसम की दशाएं बदल जाती है, अतः वह लंबी अवधि जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य के परिक्रमण करने के लिए परिणाम स्वरूप बनती है। प्रतिवर्ष ऋतुओं का एक समान चक्र दोहराया जाता है। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसमें ऋतुएं हमारी बदलती रहती हैं। मतलब कि जब सूर्य मतलब कि पृथ्वी के जब सूर्य के पास में पृथ्वी जाती है तो वहाँ का जो सूर्य और पृथ्वी जब पास में रहते हैं तब गर्मी होने लगती है, और जब सूर्य से पृथ्वी दूर जाती है वहाँ पे ठंड मतलब शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और जब भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आ जाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी, और भूमध्य रेखा से नीचे जब जाएंगे तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर देखेंगे कि विषुवत वृत्त के ऊपर सूर्य की किरणें वर्ष भर, विषुवत अभी मैंने वही बताया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा उसी को बोलेंगे, वर्ष भर लगभग एक समान पड़ती रहती। अतः विषुवत प्रदेशों में तापमान सारे वर्ष एक समान रहता है। इस कारण विषुवत प्रदेशों में कोई वस्तु नहीं होती। तटीय भागों में समुद्र का प्रभाव ऋतुओं विभिन्नताओं
को कम कर देता है। ध्रुवीय प्रदेशों में केवल 2 ऋतुएं होती हैं, लंबी शीत और छोटी ग्रीष्म ऋतु। तो जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेश को भी मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ध्रुवीय प्रदेश मतलब कि किसे बोला जाता है। ध्रुवीय प्रदेश ये जलवायु में आएगा आपके। और कल का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है क्लाइमेट, जलवायु के बारे में समझेंगे। और फिर जो वेदर और जलवायु में जो डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि जो अंतर होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र में ये होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो जलवायु मतलब चरम पाई जाती है, ये क्षेत्र मतलब बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं और यहाँ के अधिकांश भाग में सब मतलब सर्दी होती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ध्रुव क्षेत्रों में 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, मतलब 6 महीने तक दिन नहीं डूबता है, बाकी के 6 महीने सूर्योदय नहीं होता, मतलब सूर्य नहीं उगते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब बाकी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इसके बारे में मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगी, आपके क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है मौसम के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को आज का मौसम का टॉपिक समझ में आया हो। मेरी तो पूरी कोशिश रही है आपको समझाने की। देन इसके बाद हम लोग जलवायु करेंगे कल के टॉपिक में, जलवायु और मौसम और जलवायु में अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।